खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। बीते दिनों पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष राजस्थान के दौरे कर चुके हैं। आगामी 16 जुलाई को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आ रहे हैं। यहां नड्डा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज करेंगे। लिहाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से पहले प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी बने प्रहलाद जोशी जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचते जोशी एक्शन मोड में नजर आए। प्रहलाद जोशी ने भाजपा विधानसभा प्रभारियों और संयोजकों की बैठक की, चुनावी रणनीति और नड्डा के दौरे को लेकर चर्चा की। यहां उन्होंने साफ कर दिया कि कर्नाटक में हार का बड़ा कारण ओवर कॉन्फिडेंस रहा है। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस राजस्थान में नहीं रखना है। चुनाव का भविष्य कार्यकर्ताओं के हाथ में है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि आगामी चुनाव में बीजेपी 1/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब ऐसे में देखना यह है कि प्रभारियों और संयोजकों के साथ हुआ मंथन नहीं सहेगा राजस्थान से समाधान और प्रभारी की चुनावी तैयारी जीत का परचम लहरा पाएगी या नहीं। बात आज इसी खास मुद्दे पर। चुनावी रणभेरी बच चुकी है, शखानंद हो चुका है, तो पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ इस काम में जुट चुका है। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हैं, राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता है योगेंद्र गुप्ता जी हैं, आप नेता है, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामलाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रभारी संघ तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और एक अहम बात जो आज प्रहलाद जोशी ने कही वो ये कि कर्नाटक की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, इसे दोहराना नहीं है राजस्थान में। यानी ये मान के चल रहे हैं कि कर्नाटक में हार के बाद कर्नाटक में जो कमियां रह गई थी, जो गलतियां हुई, उसे राजस्थान में बीजेपी नहीं दोहराएगी और तैयारी पुरजोर तरीके से उसी आधार पर हो रही है। देखिए श्वेता जी, जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव के अंदर जीत होती है, जीत के अंदर कमियां जो है वो दब के रह जाती है, उनका कोई विश्लेषण नहीं करता। लेकिन जब हार का सामना करना पड़ता है तो हार के सामने के बाद में तमाम चीजों का विश्लेषण होता है। विश्लेषण के उपरांत जो कमियां रही है उन कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। और निश्चित रूप से आज हमारे प्रभारी जी ने जो बात कही है वो इस आधार के ऊपर कही है कि कार्यकर्ताओं को और कॉन्फिडेंस के आधार के ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है, जमीनी धरातल के ऊपर मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है और राजस्थान सरकार की नाकामियों को हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। दूसरी बात उन्होंने इस बात के लिए भी कही कि मैं पूरे समय राजस्थान के अंदर रहूंगा, जो भी कार्यकर्ता मिलना चाहे, फीडबैक देना चाहे वो दे सकता है, मुलाकात मेरे से कर सकते हैं। जमीनी धरातल की बातें जो है वो हमें बता सकता है, क्या क्या कमियां हैं उसको किस तरीके से ठीक की जा सकती है, उसकी भी चर्चा परिचर्चा मेरे से कर सकते हैं। तो प्रभारी से राजस्थान पधारे हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता की हैसियत से एक सजीव संपर्क रखते हुए वो धरातल के ऊपर एक, जिसको हम ये कह सकते हैं कि बूथ लेवल के ऊपर मैनेजमेंट से लेकर प्रत्येक विधानसभा की जीत के आधार क्या क्या हो सकते हैं, उस तक की समीक्षा के आधार पर वो आगे बढ़ने का काम करेगा। ठीक है, तैयारी इसी आधार पर। लेकिन राजेंद्र आर्य जी, ठीक है, ये तो बीजेपी की तैयारी है, प्रहलाद जोशी भी जोश भरने का काम कर रहे हैं, 16 तारीख को जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी है, नहीं सहेगा राजस्थान की भी जिस तरह से शुरुआत होने जा रही है। ये सब कहीं ना कहीं मुश्किलें कांग्रेस के लिए खड़ी कर सकती है, क्योंकि विपक्ष के तौर पर और आगामी विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए बीजेपी की कोशिशें हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बात है वो कांग्रेस पर भी तो कहीं लागू नहीं होती है कि जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस हो रही है। देखिए श्वेता जी, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये प्रहलाद जोशी जी जो कि कर्नाटका से ही आते हैं, तो कर्नाटका में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा।
तभी तो ये रिजल्ट आया कर्नाटका का। उसके अलावा प्रधानमंत्री भी गए, जेपी नड्डा जी भी गए, अमित शाह जी भी गए, तमाम लोग गए। कर्नाटक का रिजल्ट कर्नाटका की जनता ने दे दिया। अब देखिए भाजपा का जो तिलस्म है ना, जो 9 सालों में 10 सालों में पूरी तरीके से टूट चुका है। जिस तरीके से झूठे वादे करके 2014 में भाजपा ने केंद्रीय सत्ता पे कब्जा किया था, केंद्रीय सत्ता में कब्जा करने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से राज्यों के अंदर जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके या सरकारें गिरा के जिस तरीके का किया, जनता अब पूरी तरीके से समझ चुकी है। और हमारे लिए एक आदर्श स्थिति है कि भाजपा अभी किसी भी चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ रही है। वो कह रही है कि हम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से मोदी जी के चेहरे पर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से 2014 से लेके अब आप देखिए 9 साल हो चुके हैं। 9 साल के अंदर आप अगर देखें 9 वादे, एक भी अगर वादा पूरा हुआ, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हो, डॉलर को मतलब रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने की बात हो, 2022 तक गंगा को साफ करने की बात हो, चाहे सबको पक्का मकान देने की बात हो, तो तमाम बातें। और ये वास्तव में ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने कई बार माना भी है इस चीज को। चुनावी सभा में ये कहते हैं कि भाई चुनावी सभा में जो बातें कर दी जाती है वो तो जुमले होते हैं, चुनावी वादों को हम जुमला मानते हैं। तो ये जुमलाबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, इनकी बातों का कोई तथ्य नहीं है, नहीं कोई तात्पर्य है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रदेश भाजपा की स्थिति आपने 4.5 साल तक देखी। हम सत्ता में होने के बावजूद भी हमने केंद्र सरकार के विरुद्ध सबसे ज्यादा आंदोलन किया। 4.5 साल तक भाजपा कहीं नजर नहीं आई। इवन आपने देखा होगा कि विधानसभा में नजर नहीं आई और ना ही किसी आंदोलन में नजर आई, जबकि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई की मार है, देख लीजिए। आपकी बात पर रामलाल जी। श्वेता जी, मैं राजेंद्र जी से ये कहना चाहता हूं, राजेंद्र जी आप किस बात का जवाब दे दे कि सचिन पायलट ने कहा था कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार चरम के अंदर है, आरपीएस के अंदर भ्रष्टाचार है, राजस्थान के अंदर खनन के अंदर भ्रष्टाचार है, राजस्थान के अंदर बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है। तो क्या अब सचिन पायलट ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, मेरा समझौता गहलोत जी से हो गया, अब राजस्थान के अंदर राजा हरिश्चंद्र का राज है, जिस राज के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आरपीएस में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भर्तियों के अंदर कोई धांधली नहीं हुई, ये कहने की हिम्मत और हिमाकत है आपके अंदर? बिल्कुल। अब ये कहोगे शर्तों की पूर्ति हो गई, अब हमें कुछ नहीं, मैं आपका ज्ञान रामलाल जी, मैं आपका ज्ञान वर्धन कर दूं। अगर आपने सचिन पायलट साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि मेरी तमाम मांगों के ऊपर कार्रवाई हुई है और मैं संतुष्ट हूं। आपको अगर वो बयान पता नहीं है तो आप बयान आप देख लीजिए, आपको अखबारों में और तमाम चैनल्स पे मिल जाएगा। इसलिए कृपा करके इस तरह की आप अपनी गुटबाजी से निपट नहीं पा रहे और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम तो पूरी तरीके से एकजुट है, हम तो पूरी तरह से एकजुट है। आपकी सरकार इसलिए गई थी, खनन घोटाले की वजह से गई थी और सीवीसी ने उस घोटाले के ऊपर तमाम, हमने आते ही उन तमाम खानों को रद्द कर दिया था। अब आप हमारे यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। हर सरकार में पार्टी में कुछ ना कुछ लूपहोल होता है, कहीं ना कहीं कमी रहती है और इसलिए सरकार दोबारा रिपीट भी हो जाती है और कई बार जाना भी पड़ जाता है। वापस लौटेंगे रामलाल जी, वापस लौटेंगे सर, सुनेंगे आपको भी कि आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, आप नेता है। योगेंद्र जी, एक और अहम बात कही कि कार्यकर्ताओं को लेकर कहा था उन्होंने कि कार्यकर्ताओं से ही जीत मिलती है या पार्टी होती है या चुनाव लड़ा जाता है। आप भी इस बात मानेंगे कि हर पार्टी में संभव और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ही दरकिनार कर दिया, सिर्फ चुनाव के वक्त में कार्यकर्ता याद आते हैं? देखिए श्वेता जी, जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है काडर होने का और अपने कार्यकर्ता होने का, तो फिर भारतीय जनता पार्टी खुद के ऊपर सवाल खड़ा कर लेती है। काडर तो दिल्ली में भी है, काडर पंजाब में भी है, काडर कर्नाटका में भी है, कार्यकर्ता हिमाचल में भी है, हर जगह हार होती है। इसलिए ये तो खैर ठीक है, अपना प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बात करते हैं, लेकिन जो बयान यहाँ पर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो 2 बातें बड़ी स्पष्ट है। पहली, जो चिंतन शिविर कर रहे हैं, अब वो चिंतन शिविर नहीं है बल्कि चिंता शिविर हो गए हैं। जो सत्ता इनको लग रहा था कि इनके पास बहुत करीब आने वाली है, अब वो चिंता में तब्दील हो चुकी है कि सत्ता शायद आएगी नहीं, और इसीलिए सारे शिविर किए जा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत स्पष्ट रूप से आप बयान सुने इनके नेताओं के, तो बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि जो नरेंद्र मोदी का चेहरा था, जिसके दम पर चुनाव लड़ते थे, कर्नाटक चुनाव के बाद ये खुद मान बैठे हैं कि वो हार रहा है, मतलब उस चेहरे पे वोट नहीं मिलेंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, जबकि अब तक ये था कि नरेंद्र मोदी अगर जाके खड़े हो जाएंगे तो चुनाव के अंदर आपने अच्छा बुरा कुछ भी किया हो लेकिन आपको वोट मिलेंगे। तीसरा, राजस्थान में जितनी चिंताएं कर रहे हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि 4.5 साल तक ये पूरी तरह फेल विपक्ष है।
यानी इन्होंने विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाई नहीं है। ये 3 बातें स्पष्ट हो गई है। अब सवाल ये है कि इनका जो चिंता शिविर इनके बयान है, इनको चिंता तो ये करनी चाहिए कि हमने जो 9 साल में, जैसा भी राजेंद्र जी ने गिना है कि 9 साल में हमने जो जुमले फेंके, हमने जो झूठ फेंके हैं, उन झूठ का हम जवाब क्या देंगे, इसमें चिंता इनको करनी चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। महिला अत्याचार की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात, दुनिया भर की तमाम बातें हैं। जितने झूठ भारतीय जनता पार्टी ने फेंके हैं, इतिहास में आज तक किसी पार्टी ने इतने झूठ फेंके नहीं है। लेकिन केंद्र और राज्य की तस्वीर अलग हो जाती है। और अगर राजस्थान की जनता क्या चाहती है, कहां पर कौन, क्योंकि यही जनता है जो विधानसभा में तो जीत दिलाती है कांग्रेस को, लेकिन इसके बाद अगर जब लोकसभा की बारी आती है तो पूरी 25 सीटें एक ही पार्टी। रामलाल जी, मैं आपका जवाब दे दूं। आप कह रहे हैं गिरवान में झांके। रामलाल जी, आप जो कह रहे हैं ना गिरवान में झांके, श्वेता जी मुझे 1 मिनट जवाब दे दीजिए। जो हाँ, मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं आपको, आप जो कह रहे हैं गिरवान में झांकी है, तो मैं आपको बता रहा हूं। रामलाल जी जवाब दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात को। आप मेरी बात को सुनिए। अरे आप बात सुनेंगे ना? अरे बात तो सुनिए आप। रामलाल जी उनकी बात जवाब तो दे दीजिए मुझे आप। रामलाल जी 1 मिनट। राजनीतिक षड्यंत्र के आधार के ऊपर जेल में डाला हुआ है। अरे जवाब तो बहुत ईमानदार है। जवाब देने होते तो सलाखों के अंदर ये कोई भी पार्टी पाक साफ नहीं है, कोई ना कोई होता है, कोई सलाखों के पीछे होता है तो कोई सामने भी आ जाता है मामला। तो अब इसमें ना जाकर, क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में ही रहते हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, बेहद अहम ये भी है कि देखिए, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू होने जा रहा है, आगाज जेपी नड्डा करेंगे। क्या इस अभियान से समाधान होगा, क्या इस अभियान से फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की राजस्थान में जो लड़ाई चल रही है और जो राजनीतिक चालबाजियां चल रही हैं, उसमें यह है कि कांग्रेस ने अपने जो गुटबाजी का क्राइसिस था उससे बाहर आने का एक संकेत दे दिया। दूसरा मोर्चा, ये मोर्चा एक बीजेपी के लिए अभी बाकी पड़ा हुआ है कि उनको अपने गुटबाजी से बाहर आना है। अभी तक उसके कोई संकेत नहीं है, क्योंकि गुटबाजी में फर्क है। कांग्रेस की गुटबाजी लोकल थी, 2 गुट लड़ रहे थे, तो हाईकमान ने उसको सेटल कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। कह लीजिए चुनाव तक वो अब साइडलाइन है। लेकिन बीजेपी के साथ संकट ये है कि उसकी गुटबाजी जो है वो हाईकमान वर्सेस स्टेट है, तो वो गुटबाजी इतनी आसानी से खत्म नहीं हो रही है। तो एक तो ये चुनौती बहुत बड़ी है। दूसरा ये कि बीजेपी अपने बड़ी बड़ी सभाएं करके अपना माहौल बनाती है। उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि उनके बड़े नेता राजस्थान आ चुके हैं लगभग सभी, और नड्डा जी अब आने वाले हैं, तो उसका वो इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल लड़ाई ये नहीं होने वाली है। भीड़ देख करके अब इस बार वोट नहीं पड़ने वाला है। इस बार फ्री बी का झगड़ा शुरू होने वाला है स्टेट में। अशोक गहलोत ऑलरेडी बिजली, पानी, आपके स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन सब को लेकर के फ्री बी का एक अनाउंसमेंट जो है ऑलरेडी दे चुके हैं। और महंगाई से राहत के नाम पे जो सस्ती गैस जो घर घर में देने की बात है, तो ये जो फ्री बी का जो अनाउंसमेंट है, इसका मुकाबला बीजेपी किस तरह से करेगी, असल लड़ाई यहां होने वाली है। और बीजेपी के लिए जब आज प्रहलाद जोशी ये कहते हैं कि साहब बिजली का जो फायदा कंज्यूमर को दिया जा रहा है वो तो हमारी वजह से दिया जा रहा है, मैं समझ नहीं पाया कि केंद्र सरकार की वजह से कैसे बिजली का जो सब्सिडी है वो दी जा सकती है स्टेट को। लेकिन फिर भी तो ये एक तरह से संकेत है कि असल लड़ाई जो है इस बार के चुनाव की, जनता को क्या कौन दे रहा है, इस पर होने वाली है। भीड़ दिखाने से वोट नहीं पड़ने वाले। रामलाल जी चैलेंजिंग रहेगा इस बार, क्योंकि फेलियर और जो योजनाएं लाई, जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, जनता नाराज है, ये सब बातें आप लोग कह रहे हैं। लेकिन जो फायदा मिल रहा है जिन योजनाओं के जरिए, उससे टक्कर कैसे लेंगे? देखिए श्वेता जी, 2 बातें स्पष्ट है जी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 98 से लेकर 2003 तक रही, 2008 से लेकर 13 तक रही। 2098 से लेकर 2003 तक भी पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री नंबर 1, कई एजेंसियों के सर्वे के अंदर मुख्यमंत्री नंबर 1। और जब मुख्यमंत्री नंबर 1 के चुनाव 2003 के अंदर हुए तो 156 से सिमट कर 56 के ऊपर आ गए। 2008 से लेकर 13 तक कई वेलफेयर की स्कीमें इन्होंने चलाई, फ्री मेडिसिन की स्कीमें भी ये लेकर आए, फ्री दवा योजना पशुओं के लिए भी लेकर आए, अन्य सब्सिडी की घोषणा भी इन्होंने की। लेकिन जनता ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। क्यों? कि जनता सब जानती है कि 4 साल तक कष्ट दो, 1 साल चुनाव का रहता है, तब लोग लुभावनी घोषणाएं करो। अब चुनाव होने के उपरांत इन सारी योजनाओं को बंद करके
अब मैं पूछना चाहता हूँ, राजेंद्र जी है ना यहाँ पे, आपने हमारी पिछली सब्सिडी योजना जो 833 रुपए की थी उसको 3 साल तक क्यों बंद किया? 3 लाख रुपए तक की भामादा स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उनको 3 साल तक आपने क्यों बंद किया? कोविड के दौरान भी जनता जेब से पैसा खर्च करके और इलाज करा रही थी। भामादा योजना को नाम परिवर्तित करके आप चिरंजीवी योजना लेकर आए। आपने क्यों मुख्यमंत्री दुग्ध योजना बंद की? आपने क्यों पटेल की स्टेट की टोल फ्री? क्या ये भी आधार रहेगा इस बार चुनाव में? क्या इन्हें भी गिनाया जाएगा रामलाल जी? ये भी बताएंगे जनता को कि बेरोजगारी का वादा करने वाली सरकार, राजस्थान में 30 लाख बेरोजगार है, 3,000 रुपए युवकों को 3,500 युवतियों को देने की बात हुई थी। कहाँ है? कितने लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो? कर्ज माफी के मुद्दे रहे थे। ठीक है रामलाल जी, जवाब ले लेते हैं, वक्त कम है। राजेंद्र आर्य, देखिए श्वेता जी, इनका काम है इस तरीके की बातें करना, झूठ और जुमले फैलाना, और कोई भी इनके भ्रम में नहीं आने वाला। हमारी सरकार के खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, आप बोल चुके, आप सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। हमारी सरकार के विरुद्ध कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तभी तो इनको लग रहा है ना कि अब हम यहाँ पे, वहां तो हमने कॉन्फिडेंस लूज किया और यहाँ पे ये ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज करने वाला है। महंगाई राहत शिविर में आपको आज का आंकड़ा बता दूं, करीबन 1,79,44,101 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और 7,60,57,945 गारंटी कार्ड वितरित हो चुके हैं। इसमें इनके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी गारंटी कार्ड लिए हैं और इनके परिवारजनों ने भी लिए होंगे, जिनका भी जिस भी योजना में वो था जनाधार के हिसाब से। तो अब आपको मैं ये कहना चाहता हूं, ये बार बार इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि राजस्थान सरकार को आपने केंद्र के अंदर से कितनी इमदाद दी? पिछले 4 सालों के अंदर करीबन 76,000 करोड़ से अधिक केंद्र की योजनाओं से राजस्थान का पैसा काटा। आप सोच के देखिए, 76,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है श्वेता जी। आज जो योजनाएं हमारी 70-30 में चलती थी, आज उनको 50-50 पे या 45-55 पे लाके पटक दिया। आज केंद्र किसी भी तरीके की हमें सहायता नहीं देता और हमसे जवाब, आज मैं कहता हूं भारत राज्यों का संघ है, जितनी जिम्मेदारी राज्य की है उतनी की उतनी संघ की होती है। और रेवेन्यू मॉडल भी आप जो टैक्स कलेक्शन का देखेंगे तो करीबन 67-33 का होता है। राज्य केंद्र से जो सपोर्ट मिलना चाहिए मदद नहीं मिला है और इसका असर होगा विधानसभा चुनाव राजस्थान में, बीजेपी को इसका नुकसान होगा। वही बात आपको पता है, ERCP का जो वादा था उस वादे के ऊपर भी हम पूर्वी राजस्थान के अंदर लेके जाएंगे। ये तमाम बातें हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, एक अहम बात है, देवेंद्र जी एक अहम बात है कि ठीक है 5 साल सरकार के होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं या फेलियर गिनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में आखिरी का 1 साल है, क्या बेहतर हुआ? जनता उस पर फोकस करती है या फिर याद रखेगी कि सरकार बनने के साथ क्या क्या किया गया? देखिए, निश्चित रूप से जो जनता की मेमोरी है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो इस वक्त जो किया जा रहा है उसका असर ज्यादा होगा। पिछला भी याद रहता है, ऐसा नहीं कि पिछला भी याद नहीं रहता है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि जो जनता अब डिमांडिंग है, जनता को अब आपको देना पड़ेगा तभी आपको वोट मिलेगा। आप ये सोचें कि आप जनता को भ्रम में रख के जुमले दिखा करके आप वोट लेके चले जाएंगे, अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन मैं कांग्रेस में जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, जो रेवड़ी, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रेवड़ी की संज्ञा दी थी, तो जो दिया जा रहा है उसका एग्जीक्यूशन जो है उस पार्ट पे अभी कांग्रेस को, जनता को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। जैसे अभी बिजली की सब्सिडी का मसला था, पहले 50 यूनिट फ्री की गई, ठीक है, 2 महीने 3 महीने वो उसमें रिफ्लेक्ट किया बिल के अंदर, लेकिन अब जो है वो गायब हो गया है एकाएक। और अब वो कहा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए तब आपको मिलेगा। देखिए, आपको एक चीज समझना होगा कि आप जनता में भेद करेंगे तो आपकी स्कीम कभी सफल नहीं होगी। जो जनता, जो कंज्यूमर है, जो नागरिक है, उसको वो अधिकार है, अधिकार के तौर पे देंगे तब तो वो आपको मानेगा। अगर आप उसको भीख के तौर पे या रेवड़ी के तौर पे बांटेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कांग्रेस को इस पे काम करना खत्म हो रहा है। योगेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम जनता को फ्री दे रहे हैं, वो तो अब कांग्रेस भी दे रही है, आप क्या अलग कर रही है? नहीं, कांग्रेस ने कोशिश की है दिल्ली मॉडल की नकल करने की, पर नकल कभी असल को बात दे नहीं सकती। इनकी जितनी योजनाएं ये दे रहे हैं, उनके जो हालत है आप देख रहे हैं ना, 50 यूनिट से 100 यूनिट बिजली फ्री आपने की और नतीजा निकला कि जो 50 यूनिट में ज्यादा छूट मिल रही थी 100 में कम मिल रही है। जनता ये कह रहे हैं कि वहां पे हम शिविर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन हालत ये कि जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए बिलों में शो नहीं हो रहा है। मैंने आपको बार बार ये कहा कि ये सत्ता की लड़ाई में इतने उलझे हुए हैं कि ये घोषणाएं कर सकते हैं, घोषणावीर तो हो सकते हैं, फायदे की चीज है, कोशिश यहाँ पे की जा रही है, लेकिन पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान भी। एक आखिरी बात और कहूंगा, खत्म हो चुका है। एक आखिरी बात, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए,
बीजेपी के प्रभारी जयपुर आते हैं, यहां आने के बाद मीटिंग्स करते हैं, साफ कह देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस रहने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में ये नहीं चलेगा, पूरी तैयारी बीजेपी यहां पर कर रही है। लेकिन सबसे अहम ये रहेगा कि क्या इस विधानसभा चुनाव में जो गलतियां कर्नाटक में की बीजेपी वो नहीं दोहराएगी, इसके अलावा नई रणनीति के साथ आएगी तो क्या टक्कर यहां पर कांग्रेस को दे पाएगी, क्या फतेह हासिल कर पाएगी विधानसभा चुनाव में। तैयारियां जारी है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।